Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 11. The name of the book Hornbill, chapter number 3. The name of the chapter Discovering Tut. The saga continue. In a last lecture I have completed in page number 25 the second paragraph. Now rest. Now let's go ahead. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. जो आर्कियोलॉजी थे उन्होंने जो डिकेड यानी 10 साल, जो 10 साल का जो इंटरवल है वो जैसे चेंज किया था, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ. तो उनका जो ध्यान था वो फोकसिंग वो ट्रेजर, जो आसपास में जो ट्रेजर पड़ा था, आसपास जो वेल्थ पड़ी थी उसमें नहीं था, लेकिन उनका मेन जो फोकस था वो ये जो डिटेल जाननी थी कि उसकी जो डेथ है यानी जो टट था उसकी डेथ किस तरह से हुई है, वही ढूंढने में उसकी थी. यानी मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे तो वो जहाँ आसपास जैसे ये तट का जो टॉम था उसके आसपास बहुत सारी वेल्थ पड़ी थी, लेकिन वेल्थ का उससे कोई लेना देना था. उनको अपनी जो रिसर्च थी उसी पे ज़्यादा वो क्या कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. और दूसरा ये जो चीज़ है यानी जो टॉम है उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होए, इसीलिए उनके जो टूल्स होते हैं वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और उसमें भी ये सब मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं. इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी. तो इन 1968 मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, तो 40 साल बाद कार्टर ने जब वो डिस्कवर किया था उसके बाद एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट. तो जब उसने फाइंड आउट किया था 1922 में, उसकी बॉडी को फाइंड आउट किया था, उसके 40 ईयर बाद जो कार्टर्स ने, ये जो एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उन्होंने उसका एक्सरे लिया एंड रिवील अ स्टार्लिंग फैक्ट, और बहुत सारी जो फैक्ट थी उसके बारे में बताई. बीनीथ द रीजन दैट कैक्स इज चेस्ट ही ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. तब उस तरह एक्सरे में ये फाइंड आउट किया कि उसकी जो चेस्ट थी उसमें कुछ बोन्स और उसके जो ब्रेस्ट बोन थे, उसकी रिब थी वो थोड़ी मिसिंग थी, यानी 2-3 जो रिब्स थी वो वहाँ पर मिसिंग थी. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूट टोमोग्राफी और सीटी. तो टुडे यानी आज, ये 40 ईयर पहले की बात है, 40 ईयर के पहले तब उसका ओनली एक्सरे किया गया था. उस टाइम पर ये सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं था, तो जो चीज़ अवेलेबल थी एक्सरे, तो एक्सरे का यूज़ करके उसको जांच किया. तब पता चला कि उसकी जो चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसमें से कुछ बोन और उसकी जो रिब्स थी, फ्रंट रिब्स, उसके कुछ बोन्स क्या थे, मिसिंग थे. लेकिन आज ये जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग आज उसको होने वाला था कंप्यूट टोमोग्राफी और सीटी, यानी सीटी स्कैन होने वाला था, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइड्स ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी. तो आज जो था, आज उसको सीटी स्कैन करने वाले थे, और जिसमें एक साथ में हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, वो भी क्रॉस सेक्शन में एक साथ में, जैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड, को एक ब्रेड होती है तो ब्रेड की जैसे स्लाइस होती है, तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स के सबके क्या हो गए, एक्सरे हो गए. ओके, एंड क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी.
जैसे बॉडी को 3 डायमेंशनल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट की अलग अलग स्लाइड की तरह क्या होगी, एक्सरे होगी। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। तो ये जो एक्सरे किया था टट का, तो उससे क्या रिवील हुआ, और अभी ये जो सीटी स्कैन करने वाले थे उससे क्या बेनिफिट होगा। तो जो एक्सरे किया उसमें बहुत ज़्यादा कुछ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उसकी वजह से ये सीटी स्कैन करने का उन्होंने क्या किया, सोचा। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। तो 2 जो बड़े क्वेश्चन थे वो अभी भी उसका आंसर वो फाइंड आउट नहीं कर सके थे। लिंगरिंग का मीनिंग होता है अभी तक वो ऐसे के ऐसे ही थे, यानी अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन मिला नहीं था। तो 2 बिगेस्ट जो क्वेश्चन था उसके आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, ये सीटी स्कैन कर रहे थे। जो फर्स्ट था, हाउ डिड ही डाइड, हाउ डिड ही डाई, यानी वो किस तरह से मरा। यानी जो टट था, ओके, उनके पता चला कि वो टीनेजर था, दैट मीन्स लेट टीनेजर एज में था, यानी 17 या 18 ईयर के आसपास था तब उसकी डेथ हुई। तो वो किस तरह से मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वो मरा तब उसकी एज क्या थी, यानी कौन सी एज में मरा और वो क्यों मरा, किस तरह से मरा। ये 2 बड़े क्वेश्चन थे जो फाइंड आउट करने के लिए ये जो साइंटिस्ट थे उसकी बॉडी को पहले एक्सरे करते, एक्सरे से उनको कुछ नहीं पता चला तो फिर उसका सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बड़े क्वेश्चन के लिए ही ये सब जो ये सीटी स्कैन के लिए ये जो टट की बॉडी को 26 फीट अंडरग्राउंड से निकाला और एक मिनी सीटी मशीन लाए, सीटी स्कैन मशीन लाए और उसमें उसका सीटी स्कैन करना था। किंग टट्स डैमेज वॉज अ बिग इवेंट। ये जो किंग टट की डैमेज का मीनिंग होता है जब वो मरा था तब उसकी जो फ्यूनियल विधि थी उसका डैमेज बोलते हैं। वो एक बिग इवेंट की तरह रखा था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। ओके, ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं लेकिन रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी फ्यूनियल रखी गई थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो उसकी फैमिली लाइन में यानी उसके फैमिली का वो लास्ट वंशज था, उसके बाद दूसरा कोई वंशज था नहीं। एंड हिज फ्यूनियल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और उसकी जो फ्यूनियल थी उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जो डायनेस्टी यानी वंश, राजवंश होता है तो उसका जो जाति है, तो ये जो उसकी जो कास्ट थी, जाति थी, तो उसमें बहुत ही अच्छे थे। बाकी जितने भी जो किंग जो मरे थे उनके भी इस तरह से वो सेरेमनी जैसा एक बिग इवेंट रखते, लेकिन ये जो टट था उसकी जो ये सेरेमनी थी यानी जो फ्यूनियल जो प्रोसेस था वो बहुत ही अच्छी तरह से किया गया था क्योंकि वो उसका लास्ट वंशज था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन अभी तक वो क्यों मरा था, उसकी डेथ किस तरह से हुई थी, ये सब चीज़ अभी भी अनक्लियर थी, यानी अभी तक कोई जानता नहीं था। ओके, तो उस टाइम पर भी जब वो टट मरा था उस टाइम पर भी वो लोग ये जो रीज़न था, ये टट का मरने का रीज़न क्या था वो उनको भी पता नहीं चला था। और अभी के जो साइंटिस्ट है जो टट की बॉडी मिली तब उन्होंने भी ट्राई किया कि भाई उसका मरने का रीज़न क्या था वो फाइंड आउट करें, लेकिन अभी तक वो भी ये रीज़न फाइंड आउट कर सके नहीं थे। ओके, एमेनहोटेप III टट्स फादर और अ ग्रैंडफादर। अभी ये जो टट के फादर या ग्रैंडफादर कौन था यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन जो एमेनहोटेप III थे वो या तो टट के फादर हो गए या ग्रैंडफादर हो गए। वॉज अ पावरफुल फेरो, फेरो का मीनिंग होता है किंग। तो ये जो एमेनहोटेप III थे वो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे। वो रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। जो 4 डिकेड्स मतलब 40 ईयर्स उन्होंने 40 ईयर तक
रूल किया था। उन्होंने 40 ईयर तक रूल किया था और उनका जो टाइम था वो टाइम को गोल्डन एज कहा गया है। ओके, तो ये जो एमेनहोटेप III थे वो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे। वो बहुत ही पावरफुल किंग थे। उन्होंने 40 ईयर तक रूल किया था और उनका जो टाइम था, ओके, तो वो बहुत ही पावरफुल यानी थे और वो गोल्डन एज गिना जाता था। हिज सन, उसका जो लड़का था एमेनहोटेप IV, सक्सीडेड हिम and initiated one of the strange period in the history of। तो उनका जो लड़का था एमेनहोटेप IV वो भी सक्सेसफुल था और उनको भी, जैसे कि ये उनके फादर या ग्रैंडफादर ने जिस तरह से अपना रूल, अपना जो एक किंगडम था जिस तरह से एक्सटेंड किया था और जिस तरह से अच्छी तरह से रूल किया था, वो भी बहुत ही पावरफुल थे। तो इसी तरह से उनका जो लड़का था वो भी इसी तरह से बहुत ही पावरफुल था। उन्होंने भी अपने एंशियंट जो इजिप्ट था उसमें भी उन्होंने अच्छी तरह से रूल किया। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। अभी जो न्यू फेरो आया, फेरो यानी किंग, जो नया किंग आया वो एटन की वर्शिप, ओके, एटन यानी द सन, ओके, लाइट ऑफ सन। तो वो लोग क्या करते थे, एटन को वर्शिप करते, उसकी पूजा करते थे। ओके, यहाँ पर दिया है कि एटन को द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन और सर्वेंट ऑफ एटन। उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया। जो न्यू फेरो आए उन्होंने एटन यानी सन डिस्क की पूजा की और उन्होंने अपना नाम चेंज करके अखेनेटन कर दिया। और दूसरा मीनिंग होता है उसका सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी एटन का सर्वेंट। इस तरह से उन्होंने अपना नाम रख दिया। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन। दूसरा, उसने अपनी जो कैपिटल थी, जो ओल्ड सिटी थी, जो थेब्स कहलाती थी, उसका नया नाम रखा। एक न्यू सिटी उसने बनाई और उसका नाम लिखा अखेनेटन। नाउ नोन एज अमरना। अभी वो अमरना के नाम से लोग जानते हैं। ओके, तो जो न्यू फेरो आया उसने ये अटेन का होता है द सन डिस्क, उसकी वो पूजा करता था। उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया और नाम रख दिया अखेनेटन, या दूसरा होता है एटन का सर्वेंट। ओके, दूसरा उसने अपना जो रिलीजियस कैपिटल थी, जो ओल्ड सिटी थी, ओके, तो वो भी उसने एक न्यू सिटी नाम रख दिया, ओके, जिसका नाम रखा अखेनेटन। अभी उसका नाम अमरना से नाम लोग जानते हैं। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एम्यून। ओके, उसने क्या किया, ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एम्यून। एम्यून क्या है, अ मेजर गॉड। अभी ये जो एम्यून थे उन्होंने जैसे ये कंट्री पर क्या किया, अटैक किया। अटैक क्यों किया, क्योंकि ये जो न्यू जो किंग आया था उसने ये जो वर्शिप, पहले ये एम्यून मेजर गॉड गिनाते, उनकी लोग पूजा करते थे। लेकिन ये जो न्यू किंग आया उसने एटेन यानी ये सन डिस्क की पूजा करना स्टार्ट किया। और ये जो ओल्ड जितने भी टेम्पल थे, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। ये एम्यून जो मेजर गॉड थे पहले, उसके वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स थे, वो टेम्पल को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसकी इमेजेस को भी तोड़ दिया और जितने भी टेम्पल थे वो क्या करवा दिए, बंद करवा दिए। अभी उससे क्या हुआ कि ये जो गॉड था मेजर गॉड, ओके, ये एम्यून, वो बहुत ही गुस्से हो गया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफाइंग टाइम, और वो टाइम उनके लिए बहुत ही हॉरिफाइंग टाइम था। सेड रे जॉनसन, ये कौन बता रहा है, रे जॉनसन ने बताया था, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर इन लेक्सोर। तो लेक्सोर में आया हुआ ये जो शिकागो रिसर्च यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर ये रे जॉनसन थे, उन्होंने ये बताया था, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो इसके बाद उन्होंने बताया था। द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। ओके, तो ये जो लक्सर था वो क्या था, द साइट ऑफ द एंशियंट थेब्स। अभी ये जो फैमिली थी, ये जो टट की फैमिली थी,
उनका जो रूल था वो सेंचुरी से चला आ रहा था, लेकिन उसका क्या हो गया, अभी एंड हो गया। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटल वैकी, और उसके बाद ये जो अखेनेटन थे वो बहुत ही वीक हो गए, ओके, यानी उनका जो राज था वो पूरा चला गया। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, ये अखेनेटन्स की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेन खाकर अपीयर ब्रीफली, तो ये जो अखेनेटन की डेथ के बाद ये जो एक दूसरा रूलर जिसका वो मिस्टीरियस यानी उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन उसका नाम था समेन खाकर, वो थोड़े टाइम के लिए आए एंड एक्साइटेड विथ अ हार्डली अ ट्रेस एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातन टुक द थ्रोन, ओके, वो थोड़े टाइम के लिए वो एज अ किंग, एज अ रूलर वो बैठे, और उसके बाद ये जो वेरी यंग जो तुतनखातन थे वो थ्रोन पर आए, यानी वो किंग बने, किंग टट एज ई वाइडली नोन टुडे। और जो तुतनखातन थे यानी अभी लोग उनको कौन से नाम के, किंग टट के नाम से वो जाने गए पूरे वर्ल्ड में। द बॉय किंग सुन चेंज्ड हिज नेम टू तुतनखामन लिविंग इमेज ऑफ एम्यून। ये जो किंग टट थे उन्होंने फिर से अपना नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसने नाम रख दिया तुतन खेम्यून, तुतन एम्यून, यानी ये एम्यून उनके क्या था, गॉड का नाम था, ओके, तो तुतन खेम्यून नाम उन्होंने रख दिया। लिविंग इमेज ऑफ एम्यून, जो एम्यून की वो लोग पहले पूजा करते थे उसी को लिविंग इमेज दे दी। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो चेंजेस जो लाया था ये अखेनाटन, उनकी जो पूरी चेंजेस थी वो पहले वही फिर से उन्होंने क्या कर दी, जो पहले था ऐसे कर दिया, यानी ओल्ड वेज, जिस तरह से पहले लोग एम्यून की पूजा करते थे, उनके बहुत सारे टेम्पल थे, ओके, तो इसी तरह से उन्होंने फिर से एम्यून की पूजा करना स्टार्ट कर दिया और जो ओल्ड वे की तरफ फिर से अपना रूल करना स्टार्ट किया। द रीजन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, वो 9 year तक उन्होंने क्या किया, रूल किया। यानी शॉर्ट यहाँ पर दिया है कि व्हेन ही डाइड दैट टाइम ही वाज अराउंड 17 या 18 year old, तो 9 year तो उन्होंने रूल किया। तो व्हेन ही वाज अराउंड 8 to 9 year old, 8 या 9 साल में उन्होंने क्या किया, ये जो एक किंग की पोस्ट थी उन्होंने संभाल ली थी। व्हेन ही वाज ओनली 8 or 9 year old, एट दैट टाइम ही टुक द पोस्ट ऑफ किंग, ओके। तो 9 year तक उन्होंने रूल किया और अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ था उस टाइम पर उनको भी पता नहीं था, और सडनली उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ओके। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये जो फ़ेरो थे एमेनहोटेप के बारे में बात की है कि एमेनहोटेप 3 वो टट के फादर थे या ग्रैंड फादर थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। उन्होंने 4 डिकेड्स यानी 40 साल तक उन्होंने राज किया। उनका टाइम था वो गोल्डन एज की तरफ मानते थे। उसका जो लड़का था एमेनहोटेप 4 वो भी एक अच्छा रूलर था। उनके टाइम पर भी लोग क्या थे, बहुत ही खुश थे। और उसके बाद बात की है कि एक न्यू फेरो आया, वो एटेन को यानी द सन डिस्क की पूजा करता था। उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया, उन्होंने नाम चेंज करके अखेनाटन कर दिया। उसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ द एटन। ये जो रूलर था उसने जो पहले यहाँ के लोग थे वो एम्यून की पूजा करते थे, उनके बहुत बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, तो उन्होंने वो उसकी जो इमेजेस थी और उसके जो टेम्पल्स थे वो बंद करवा दिए, और उन्होंने अपने सिटी का नाम, खुद का नाम सब क्या कर दिया, चेंज कर दिया, कि जिसकी वजह से जो एम्यून जो मेजर गॉड थे वो गुस्से हो गए। उन्होंने उन पर अटैक किया और उनका पूरा जो किंगडम था वो जैसे उनसे छीन लिया। ओके, ये बात किसने बताई है, रे जॉनसन के जो एक लग्जर यूनिवर्सिटी में शिकागो में वो रिसर्च करते थे, और उन्होंने उसके बारे में जाना था, एंशियन थेप्स के बारे में जाना था, तो उसमें से उसको ये पता चला और ये उन्होंने बताया। उसके बाद बात की है कि अखेनाटन की क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके मरने के बाद एक थोड़े टाइम के लिए एक अननोन पर्सन जिसका नाम है समेन खाकर,
ये थोड़े टाइम के लिए वो किंग बने। उसके बाद ये जो यंग टूटनखातन वो थ्रोन पर आए और उन्होंने आकर ही क्या किया, जैसे उनका नाम टट की तरह से वो फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने ये अपना नाम टूटन आखेन की तरह जगह से टूटन खमन जो है टूटन खैम्यून, खैम्यून का मीनिंग होता है यहाँ एम्यून साथ में लगा हुआ है। पहले लोग वो एम्यून की पूजा करते थे, अभी भी एटन हटाकर उसने क्या कर दिया, एम्यून कर दिया। और उसने ये जो लिविंग इमेज ऑफ एम्यून की पूजा करना स्टार्ट किया। और पहले जिस तरह से वो किंग ने उसके मंदिर उसकी इमेजेस जब डिस्ट्रॉय कर दी थी, वो सब उसने क्या किया, फिर से वो मंदिर स्टार्ट कर दिए, नई नई इमेज लगा वहाँ पर स्टार्ट कर दी। अभी ये जो टट था उसने 9 ईयर तक वहाँ पर रूल किया और उसके बाद उसकी भी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई। यानी कोई जानता नहीं था कि भाई ये इंसान मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही यंग था और यंग एज में ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। चलो अभी आगे देखो। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन मम्मी अमोंग मैनी इन इजिप्ट। तो रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, उसकी नामना यानी उसकी जो फेम थी उसकी वजह से, दूसरा उसकी फैट, उसका लक था, उसकी नियति थी। तो ये जो टट एक ऐसी मम्मी थी पूरे इजिप्ट में, हाउ मैनी नो वन नोज द इजिप्शियन मम्मीज प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। ये जो टट की बॉडी मिली उसके बाद ये जो इजिप्ट में पहले कोई जानता नहीं था कि भाई कितनी है, यानी ये जो पिरामिड है वो कितने पिरामिड है कोई जानता नहीं था। लेकिन ये इजिप्शियन मम्मी का प्रोजेक्ट एक स्टार्ट हुआ और उसकी इन्वेंट्री का मीनिंग उसका काउंटिंग स्टार्ट हुआ कि टोटल ये जो पिरामिड है वो कितने हैं। और 2003 में हमें पता चला कि हीज़ रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 600, यानी ये जो पिरामिड है जिसके अंदर ये जो फेरो यानी जो किंग होते हैं उसकी डेड बॉडी होती है, वो टोटल मम्मीज 600 के आसपास है सो फार एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। 600 तो 2003 में काउंट हो गई, उसके बाद अभी तक उसका काउंटिंग क्या है, स्टार्ट है। यानी 2003 तक 600 ये मम्मी की काउंटिंग हुई थी और उसके बाद भी काउंटिंग क्या है, कंटिन्यू है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विथ अ portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer। तो ये जो टट की बॉडी का CT स्कैन होने वाला था, जिसकी वजह से ये जो पोर्टेबल CT मशीन किसी ने डोनेट की, तो डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। तो इन लोगों ने ये पोर्टेबल CT स्कैन मशीन दिया, ये जो CT स्कैन करने वाली की एक जो टीम थी उसको। ओके, इट्स मैन्युफैक्चरर, ये उसका मैन्युफैक्चर करते थे किंग टट। ये जो किंग टट थे इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन। ये जो किंग टट थे वो पहले ही ऐसी मम्मी थी कि जिसका स्कैनिंग किया गया। कि टोटल बोला कि 2003 तक टोटल 600 मम्मी को काउंट किया गया था। उसके बाद भी काउंटिंग क्या थी, कंटिन्यू थी। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि भी ये 600 वो एंड नहीं था, उससे भी ज़्यादा मम्मीज़ होगी। ओके, लेकिन ये जो किंग टट था वो एक ही ऐसा लकी था कि उसकी बॉडी को, उसकी जो मम्मी थी उसकी मम्मी को CT स्कैन करने वाले थे। ओके, और वो भी इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो उसकी डेथ के बाद पहली ऐसी मम्मी थी जिसको CT स्कैन करने वाले थे और इसके लिए उसको अपनी टॉम से वहाँ से क्या करना था, बाहर निकलना था, क्योंकि CT स्कैन वहाँ जहाँ वो पड़ा है वहाँ से CT स्कैन हो सकता नहीं है। तो उसकी बॉडी को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये CT स्कैन मशीन, वो एक पोर्टेबल CT स्कैन मशीन लेकर आए थे और उसमें ही उसका CT स्कैन करना था। वो किसी ने क्या किया था, डोनेट किया था। वो डोनेट करने वाले कौन थे,
तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस ये लोग थे जिन्होंने ये सिटी स्कैन मशीन क्या किया था, डोनेट किया था। ओके, ध्यान रखो। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टॉय। ये जो सिटी स्कैन मशीन था उसने ये मम्मी को क्या क्या स्कैन किया, कहाँ से लेकर, हेड से लेकर टॉय तक, यानी सिर से लेकर पाँव की उंगली तक पूरी बॉडी को क्या किया उन्होंने, सिटी स्कैन किया। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। टोटल 1700 डिजिटल एक्सरे। ओके, एक्सरे में एक ही एक्सरे आता है, एक फ़ोटो आता है, यहाँ पर 1700 डिजिटल एक्सरे ऐसे इमेजेस क्रॉस सेक्शन यानी पूरी बॉडी की। जैसे एक्सरे में जो पार्ट की एक आप पर्टिकुलर बताओगे उसी की एक्सरे होती है, लेकिन सिटी स्कैन मशीन में पूरी बॉडी की, ओके, ऊपर नीचे हर एक जगह से पूरी बॉडी की क्या होती है, सिटी यानी एक्सरे होता है। यानी एक ही बार में 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज क्या हो गई, ये सिटी स्कैन मशीन में कर दी। टर्ट्स हेड स्कैन, टट का जो हेड था उसको स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस। उसके हेड को 0.62 मिलीमीटर स्लाइस में टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। उसके इंस्ट्रिट यानी उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जानने के लिए उसका जो हेड था वो 0.62 मिलीमीटर स्लाइस में क्या किया, उसको स्कैन किया गया। टेक्स ऑन एरी डिटेल, ये जो डिटेल है वो बहुत ही एकदम सीक्रेट और दूसरा बोलते हैं स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज डिटेल थी इन द रिजल्टिंग इमेज। ये उसको इमेजेस जो दिख रहे थे वो एकदम कैसे थे, यानी एकदम स्ट्रेंज थे। विथ टर्ट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, इस तरह से उसकी जो एंटायर बॉडी थी उसके हर एक पार्ट्स का क्या हुआ, ये सिटी स्कैन किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी began to probe the secret that the winged goddesses of a gilded burial sign protected for so long। तो ये जो स्कैनिंग हुआ उसको चेक करने वाले कौन कौन थे, तो रेडियोलॉजी, जो स्पेशलिस्ट जो रेडियोलॉजी में है, जो फोरेंसिक में है, जो एनाटॉमी में है, और दूसरे भी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है कि जो कुछ ना कुछ ये बॉडी में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसे सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये एक्सरे यानी ये जो सिटी स्कैन मशीन में जो डिजिटल एक्सरे हुआ वो एक्सरे हर एक को दिखाया गया और हर एक की राय क्या हो गई, पूछी गई। ओके, दैट द विंग्ड गॉडेस, यानी जैसे वो गॉडेसी ऑफ गिल्डेड ब्यूरियल साइन प्रोटेक्ट फॉर द सो लॉन्ग। ये जो विंग्ड गॉडेस, विंग यानी होती है पंख वाली कोई गॉडेसिस, जो गिल्डेड ब्यूरियल साइन जो एकदम चमक रही थी। यानी यहाँ पर ये बात है कि ये जो तट की बॉडी थी जो पूरे सोने से बनी हुई थी, जैसे वो बाहर आई और उसका पूरा सिटी स्कैन हुआ और वही बॉडी को वापस वही की वही जगह उसको क्या किया, रख दिया। तो ये जो बाहर निकाला गया और रखा गया, शायद 1 या 2 घंटे में ये पूरी प्रोसेस हुई। और ये प्रोसेस में ये जो तट की बॉडी थी उसका एक्सरे किया गया और एक्सरे का जो ये सिटी स्कैन की जो इमेज थी, यानी सिटी स्कैन में जो एक्सरे किया गया 1700 डिजिटल एक्सरे किए गए। वो जो एक्सरे थे वो रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी और दूसरे भी जितने इसके साथ कनेक्टेड थे, ये सब लोगों ने उसको क्या किया, रिसर्च किया और उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लेक्चर है इसमें मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया। पेज नंबर 26 से यहाँ पर मेरा लास्ट पैराग्राफ बाकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी। वो जो PDF फाइल है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर होंगे। वो क्वेश्चन आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये पूरा ये जो लेक्चर है यानी जो पूरा वीडियो है पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।